हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आप देख रहे हैं कि इस समय हम जो है आपके लिए डीएलएड की बुक हम लेकर आ रहे हैं, डीएलएड बुक सॉल्यूशन। जैसे कि बीटीसी यहाँ पर लिखा है, तो बीटीसी का ही नया नाम डीएलएड है, तो आप जानते हैं। इसका हम बुक सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, किसका? एजुकेशन का, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। वो चाहे DTPLS-B हो आपका, ये ध्यान दीजिएगा। वो चाहे आपका DTPLS-B होगा, चाहे KVS होगा, चाहे आपका सुपर टेट होगा, चाहे आपका यूपी टेट होगा। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ बेसिक से चीज़ें आप समझेंगे। उसके बाद यूपी टेट का तो आपका 100% सिलेबस यहाँ से तैयार ही हो जाएगा। और चाहे वो रीट होगा, यानी कि कितने भी टीचिंग एग्जाम है जहाँ भी आपका बाल विकास या साइकोलॉजी पूछी जाएगी, वहाँ के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेगी आपकी। तो इस समय हम डीएलएड जो है प्रथम सेमेस्टर की बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, यानी कि एजुकेशन 1। तो इसमें हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, पहला चैप्टर पूरा खत्म कर दिया था। तो हम देखते हैं कि दूसरे चैप्टर में हमने कहाँ तक कर लिया था और आगे हमें कहाँ तक करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने जो है दूसरे चैप्टर में आपका किया था विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया था, बाल विकास का क्षेत्र, आवश्यकता एवं अर्थ। आज इस समय हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, बाल विकास की अवस्थाएं, तो इनको भी हमने देख लिया था। और फिर हम शारीरिक विकास कर चुके थे। आज हम करेंगे मानसिक विकास, और अगर मानसिक विकास कंप्लीट हो जाता है तो संवेगात्मक विकास भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे हो पाएगा वैसे चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए अब हम आते हैं सीधे चैप्टर पे, जहाँ जहाँ हमें पढ़ना है। जो हमने पढ़ लिया था वो हमें नहीं पढ़ना है, जो हमने नहीं पढ़ा था वो हमें पढ़ना है। तो चलिए क्या देखते हैं। देखिए, ये चीज़ें हमने देख ली थी। शारीरिक विकास हमने पूरा देख लिया था। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। आज हम देखेंगे मानसिक विकास। देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं मानसिक विकास। तो सबसे पहले हमने देखा था कौन सी अवस्था आती है। देखिए, हमने जो चीज़ें जान ली थी वो चीज़ें अब एक बार आप जानिए। हमने देखा था कि बाल विकास की 3 अवस्थाएँ होती हैं। शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था के एज इसमें क्या थी? जन्म से 5 साल, जैसा कि इस बुक में बताया गया था। और बाल्यावस्था की एज बताई गई थी 6 से 12 या 5 से 12 मान लेंगे, ठीक है। और जो हमारी किशोरावस्था की उम्र बताई गई थी 12 से 18 वर्ष बताई गई थी। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। हम अलग अलग इनका भी ये भी निर्धारण पढ़ेंगे, वो बोर्ड पे पढ़ेंगे जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। वैसे तो हम यहाँ कंप्लीट पढ़ रहे हैं, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है कि विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास, विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। तो पहले हम क्या देखेंगे? शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो क्या लिखा हुआ है? जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतया अविकसित होता है। ये तो चीज़ें सभी जानते हैं। वह अपने वातावरण को नहीं जानता है। बालक जो है जन्म के समय उसका मस्तिष्क पूर्ण अविकसित होता है और वह वातावरण को नहीं जानता है। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता जाता है उसे वातावरण के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप जान गए होंगे। फिर हम आगे देखते हैं कि ध्यान से सुनिएगा, सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है। इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी आपके। जन्म से 3 वर्ष तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है। उसके बाद क्या करता है? भूख लगने पर रोता है। जन्म से 3 माह की बात हो रही है ये, कि शिशु जो है अपने केवल हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है। हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, ये सारे अनुभव करने लगता है बालक। चमकदार चीज़ को देखकर आकर्षित होना या कभी कभी हंसना आदि क्रियाएं करता है बालक। तो इसमें बालक क्या करता है? जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है और भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेता है, दूध पीता है, और फिर जब कुछ दर्द होता है तो वो अनुभव करता है, रोता है उसके लिए। दूध पीना यानी कष्ट का अनुभव करना, चौंक जाता है अचानक कुछ चीज़ें होती हैं तो, और चमकदार चीज़ को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, और कभी हंसता है, अपने मन से ऐसे हंसता रहता है। ये सारी क्रियाएं शिशु करता है। फिर आगे बात करते हैं, ये आपका किस माह से है? जन्म से 3 माह, जन्म से 3 माह तक। फिर आगे आपका आता है, फिर आपका आगे आता है 4 से 6 माह तक शिशु सभी व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, ठीक है। शिशु जो है सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, सुनी हुई आवाज़ को अनुकरण करता है, वह अपना नाम समझने लगता है। 4 से 6 वर्ष में जो शिशु है वो वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। आप जैसे कोई चीज़ उसे देंगे तो वो उसे पकड़ने का प्रयास करेगा और आपकी सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करेगा। जैसे बोलेंगे तो वो हंसेगा, वैसा बोलने की कोशिश करेगा और अपना नाम जो है समझने लगता है। फिर आगे हम बात करते हैं 7वें से 9वें माह तक।
ठीक है। 7वें से 9वें माह तक शिशु अपने घुटने के बल चलने लगता है और सहारे से खड़ा होने लगता है। आप देखते होंगे कि बालक जब 7 से 9 माह में आता है तो या तो जैसे बकैया हम लोग के यहाँ बोलते हैं कि घुटने के बल चलना, यानी बकैया बोलते हैं, वैसे चलता है और वो चारपाई पकड़कर, तखत पकड़ के, कुर्सी पकड़ के, किसी के सहारे पकड़कर वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है कि 10वें माह से 1 वर्ष तक वह बोलने का अनुकरण करते हैं, यानी कि जो आप बोलेंगे वही दोबारा बोलेगा, यानी अनुकरण करेगा। और दूसरे वर्ष से शब्द या वाक्य बोलने लगता है बालक। दूसरे वर्ष में पहुंचते पहुंचते क्या होता है, शब्द बोलने लगता है, छोटे छोटे और छोटे छोटे वाक्य भी बोलने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं, तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम, तीसरे वर्ष तक बालक तो होशियार हो जाता है और तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है। कविता या कहानी भी छोटी छोटी सुनाता है और अपने शरीर के अंग पहचानने लगता है। 3 साल का बालक छोटी छोटी कविताएं, कहानी जहाँ से भी वो सुनता है वो सुनाता है और अपने शरीर के लगभग अंगों को पहचानता है। ठीक है, और कोई भी अगर पूछे तो अपना नाम भी बताता है, अपने मम्मी पापा का भी नाम बता लेता है 3 साल का बालक। और चौथे वर्ष तक बालक जो है गिनती लिखना, अक्षर लिखना जानने लगता है। जब 4 वर्ष का बालक होता है तो वो गिनती लिखना, अक्षर लिखना, सारा चीज़ें जानने लगता है और स्कूल भी लगभग लोग भेजने लगते हैं 3-4 साल से ही। फिर बात करते हैं 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तु में अंतर जानने लगता है। यानी जब 5वें वर्ष में पहुंचता है शिशु तो वो जानने लगता है कौन सी वस्तु भारी है, कौन सी हल्की है। ठीक है, और विभिन्न रंगों को पहचानने लगता है और अपना नाम भी लिखने लगता है। ठीक है, 5 साल का स्कूल जो है शिशु जो है स्कूल जाने लगता है और भारी हल्की वस्तुओं को भी जानने लगता है, छोटी बड़ी चीज़ों को भी जानने लगता है, अपना नाम लिखने लगता है, रंगों को भी पहचानने लगता है, लाल, हरा, पीला, नीला कौन सा रंग है। ठीक है, इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। तो सब शीघ्रता से विकास हो गया मानसिक विकास शैशवावस्था में, लगभग चीज़ें बालक जान लेता है। तर्क व निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती। देखिए, शैशवावस्था में जो है तर्क व निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती है। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। जो शिशु की जो स्मरण शक्ति है जन्म से बहुत कम होती है। ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ साथ संवेदन क्रिया आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। बच्चे इस अवस्था में कल्पना जगत में रहते हैं, चीज़ों को सोचते रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव, निरीक्षण और अनुकरण द्वारा सीखते हैं। इस अवस्था में जो बालक है वो किसके द्वारा सीखता है, अनुभव के द्वारा सीखेगा, निरीक्षण के द्वारा सीखेगा, अनुकरण के द्वारा सीखेगा। कहने का मतलब है अनुभव के द्वारा कैसे सीखेगा, जैसे बालक ने, आपने मोमबत्ती जलाकर रख दी है, ठीक है, और बालक ने उसको पकड़ा और वो जल गया तो दोबारा वो चीज़ें नहीं छुएगा, तो यानी कि वो अनुभव हो गई चीज़ें। अब चीज़ों को निरीक्षण करके भी वो सीखता है और अनुकरण यानी कि आप जो बोलते हैं वो देख देख के अनुकरण करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई और छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगता है। 5 वर्ष तक बालक ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। तो ये हमने देख लिया शैशवावस्था में मानसिक विकास। ठीक है, अब हम आते हैं बाल्यावस्था पे। बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है ये भी हम जानेंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में मानसिक विकास। तो बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है बाल्यावस्था में। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं इसलिए उन्हें मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। ठीक है, बच्चे यहाँ पर स्कूल जाने लगते हैं इसलिए उन्हें क्या होता है, मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, ठीक है, फिर से क्या दिया है, स्मरण करने, समस्या समाधान करने, तर्क चिंतन, निर्णय लेने आदि की क्षमता का समुचित मात्रा में विकास हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस अवस्था में बालक चीज़ों को समझने लगता है, स्मरण करने की उसमें क्षमता आ जाती है, वो विचार भी करता है सही गलत का, या कुछ चीज़ों को पूछिए क्वेश्चन तो वो विचार भी करेगा, अपनी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भी करता है, तर्क चिंतन भी करता है और निर्णय भी लेता है। तो ये सभी क्षमता का है समुचित विकास हो जाता है बालक में। और वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। जहाँ कहीं भी घूमने गया है बालक, कुछ चीज़ों को उसने देखा है तो वो आकर वो चीज़ें घर पर बताता है, यानी उन घटनाओं को जो है घर पर आकर बताता है। ठीक है, तो ये हो गया बाल्यावस्था में मानसिक विकास। फिर आगे हम देखते हैं, अभी थोड़ा सा और होगा आपका। हाँ, फिर क्या है हमारा, ओके, फिर देखते हैं बाल्यावस्था में और क्या चीज़ें बची हैं। इसमें लिखा हुआ है बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित हो जाती है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि संचय करने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है, तो ये बाल्यावस्था में। संचय यानी चीज़ों को वो इकट्ठा करके चीज़ों को रखता है बालक। वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। ओके, वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, जैसे उसे लकड़ी, कागज, मिट्टी और वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। आपने देखा होगा इस अवस्था में बालक संचय करने की क्षमता की बात करें तो एक कंचे आपने सुने होंगे, कांच की गोली होती थी, तो वो सब चीज़ों को देखते हैं बालक इकट्ठा करके ऐसे रखता है। कोई भी चीज़ें हैं वो इकट्ठा करके उसको रखता है खेलने के लिए। तो यही होती है संचय करने की क्षमता की चीज़ों को इकट्ठा करके रखना। ठीक है, और रचनात्मक कार्यों चीज़ों को बनाने लगता है, जैसे लकड़ी, कागज और मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में उसे बहुत आनंद आता है। फिर आगे हम बात करते हैं बच्चे समूह में रहना और कार्य करना
पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर समूह में रहने का मतलब है कि बच्चे अपनी ही जैसे कोई लड़का है तो वो लड़के के साथ ही समूह बनाएगा, कोई लड़की है तो लड़की के साथ ही वो ग्रुप में रहेगी, यानी कि इसे समूह अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था को समूह अवस्था भी कहते हैं। इन चीज़ों को याद रखेगा। तो बच्चे समूह में रहना व कार्य करना पसंद करते हैं, साथ ही अनुकरण, सहानुभूति व सहयोग आदि की सामान्य प्रवृत्तियों का भी विकास इस अवस्था में हो जाता है। ठीक है, फिर बच्चे पढ़ने लिखने व सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों का पढ़ने में भी मन लगता है और उसमें रुचि लेते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक है इधर उधर की दुनिया से बिल्कुल अपरिचित होते हैं, एक हिसाब से मान सकते हैं। खेल एवं उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है, क्योंकि वो खेलते हैं बालक और पहेली बुझाने, समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या है, बालक सिंपल सा आपने देख लिया होगा कि समूह में रहना पसंद करते हैं, पढ़ना लिखना सीख जाते हैं और रचनात्मक कार्य करने लगते हैं, संचय करने की प्रवृत्ति आ जाती है उनमें, और पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और उनमें जो है आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। जब यहाँ पर आप एक पढ़ेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग का, ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का भी गुण होता है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में ही बालक क्या होते हैं, वो सोचते हैं हम किसी के सामने गलत ना साबित हों, तो उसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, अगर इसमें होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, एक चीज़ और सुन लीजिए कि ये हम यहाँ पर किताबी भाषा पढ़ रहे हैं। ये एक चीज़ देखिए चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किताबी भाषा। हम आपका कल या परसों में सिलेबस डिस्कस कर देंगे, यूपी टेट और सुपर टेट का कंबाइंड सिलेबस डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें हम यहाँ तो कंप्लीट करेंगे ही, साथ में हम टॉपिक वाइज आपका बोर्ड पे भी पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों के लिए निश्चिंत रहिएगा। देखिए समझ आपकी यहाँ से बन जाएगी और चीज़ें आपकी लगभग कवर भी हो जाएंगी यहाँ से, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए आपको शॉर्ट नोट्स जहाँ से आप बना पाएंगे, तो वो आपको बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे, वहाँ से आप चीज़ों को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। और यहाँ तो आप कंप्लीट पढ़ रहे हैं, वैसे सिलेबस में है आपकी ये चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसको। किशोरावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। तो बात करें किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। ठीक है, किशोरावस्था में लगभग मानसिक विकास हो जाता है। किशोर किशोरी की स्मरण शक्ति में अस्थायित्व आने लगता है। इसमें क्या होता है, स्मरण शक्ति में जो है अस्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, अमूर्त यानी बिना किसी चीज़ को देखे हुए चिंतन करना, ठीक है, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों को पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका प्रयोग प्रौढ़ों की तरह करने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो किशोर किशोरी है, किशोर किशोरी किसे कहते हैं, जो 12 से 18 वर्ष की आयु में आते हैं, तो इनकी क्या है, लगभग स्मरण शक्ति में अस्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन व तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर बालकों की इन सभी शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका उपयोग जो है प्रौढ़ों की तरह करने में समर्थ नहीं होते हैं। अभी बच्चे यहाँ पर सीखते हैं, इन चीज़ों का शुरू में विकास होता है, तो प्रौढ़ों की तरह यानी वयस्कों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, क्या दिया है, इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है। यहाँ पर बच्चे कल्पना में जीते हैं, थोड़ा सा कल्पना सोचते हैं, कल्पना में रहते हैं, और कभी कभी वो दीवा स्वप्न भी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि दीवा स्वप्न की अवस्था कौन सी है, तो किशोरावस्था है। यहाँ बच्चे कल्पना की बहुलता होती है कि बच्चे यहाँ पर कल्पना में जीते हैं। ठीक है, जैसे सोच रहे हैं कि हम ऐश्वर्या राय के साथ डांस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है। चिंतन, तर्क व कल्पना शक्ति के साथ किशोर किशोरी में वाक्पटुता आ जाती है, बच्चे बोलने लगते हैं, चीज़ों को जवाब देने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बात करते हैं, इस अवस्था में किशोर किशोरी की रुचियों में तीव्र विकास होता है, तो इनमें रुचियाँ भी तीव्र विकसित होती हैं। आकर्षक व्यक्तित्व, या किशोरावस्था में बच्चे क्या चाहते हैं कि आकर्षक व्यक्तित्व हो उनका, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति किशोर किशोरियों की विशेष रुचि होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बच्चों में आकर्षक व्यक्तित्व जैसे यहाँ पर किशोरावस्था में बालक हों चाहे बालिका हो, वो ये सोचते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं तो लोग हमें ही देख रहे हैं, या हम सबसे अच्छे लगें। इसे टीन एज, इसे ब्यूटी एज भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम जब पढ़ेंगे और तब जानेंगे। तो चलिए हम जितना बुक में है वहाँ यहाँ पर उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। यहाँ पर उनके भविष्य की भी चिंता होती है। फिर आगे हम बात करते हैं, इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसित होता है, इसलिए किशोर किशोरी को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। देखिए जब बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ जाता है तो उसे थोड़ा सा क्या होता है, समायोजित करना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, जब बाल्यावस्था का खत्म होता है, खत्म होने का पड़ाव, ठीक है, और किशोरावस्था के प्रारंभ होने का पड़ाव, और उसके बीच की जो अवस्था होती है इसे हम कहते हैं वयः संधि। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ठीक है,
वयः संधि की अवस्था कहते हैं। ठीक है, कि किशोर बाल्यावस्था का खत्म होना और किशोरावस्था का प्रारंभ होना, तो इनके बीच का जो समय होता है ये होता है वयः संधि, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है बुद्धि के बारे में भी जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा चैप्टर आपका आया है यहाँ पर बुद्धि के बारे में, तो बुद्धि भी इम्पॉर्टेंट ही है हमारी, तो बुद्धि के बारे में हम जानते हैं। बालक बालिकाओं की, देखिए मानसिक विकास पढ़ रहे थे इसलिए बुद्धि यहाँ पर है। तो बालक बालिकाओं के मानसिक योग्यताओं का पता लगाने के लिए हम उनकी बुद्धि का पता लगाते हैं। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, दूसरा व्यक्ति कम बुद्धिमान। सामान्यतः सीखने, तर्क करने व चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं? सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी, और ये परिभाषाएं आपकी पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिभाषाएं, ये सारी जो हैं पूछी जाती हैं, 100% पूछी जाती हैं। यूपी टेट का पेपर उठा के देख लीजिए, कई जगह पूछी गई हैं सारी चीज़ें। तो वुडवर्थ ने कहा, क्या कहा है, बुद्धि कार्य करने की विधि है, इंपॉर्टेंट है आपका। फिर टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ओके, तो सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, जितनी भी परिभाषाएं यहाँ पर आएंगी सारी इंपॉर्टेंट हैं। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की विधि है, और टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है आगे। फिर बिने ने क्या कहा, इन सभी की परिभाषाएं आपके लिए जरूरी हैं। बिने ने कहा है बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो ये बिने के अनुसार हो गया। रायबर्न ने कहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो मोटे तौर पर ये सब चीज़ें हमने देख ली बुद्धि की परिभाषाएं। अब क्या लिखा है, मोटे तौर पर बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यताएं आती हैं। सीखने की योग्यता, अमूर्त, देखिए अगर आप बुद्धि से ही क्या, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यताएं होती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं बुद्धि लब्धि क्या है, इसको आगे खिसकाते हैं। बुद्धि लब्धि के भी बारे में देखिए, हर एक चीज़, हर एक टॉपिक, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बुद्धि लब्धि बात करें, इसको IQ कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न मानसिक योग्यता परीक्षणों के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगा लेते हैं। जैसे कोई बालक 8 वर्ष का है, यदि कोई 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मस्तिष्क योग्यता का परीक्षण कर लेता है, तो उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष व मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो देखिए बुद्धि लब्धि निकालने के लिए जो आपका सूत्र होता है, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। ओके, वास्तविक आयु गुणा 100, यानी कि बुद्धि लब्धि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, IQ इज इक्वल टू MA अपान CA इंटू 100। तो MA यानी कि मेंटल एज, CA तो जो उसकी एक्चुअल एज होती है उसको CA बोलते हैं, वास्तविक आयु को बोलते हैं, और इंटू 100 होता है। तो इससे हम देखिए चीज़ों को कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया है कि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 8 वर्ष है, मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो हमने क्या लिखा है, मानसिक आयु अपान वास्तविक, तो मानसिक आयु 10 करेंगे, वास्तविक आयु 8 हो जाएगी और गुणा 100। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, ये बुद्धि लब्धि आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी और बुद्धि लब्धि आपकी क्या होगी। चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। ठीक है, तो ये 25 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 25 पंचे 125, यानी कि 125 हमारा किस में आ जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं कि 125 की जो रेंज है हमारी किस में आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो बुद्धि लब्धि हम ऐसे ही निकालते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा, पूछा जाता है यहाँ से। यूपी टेट में 100% आपके क्वेश्चन बनते हैं। यूपी टेट तो इन सब का हर बार पूछता ही है यहाँ से क्वेश्चन आपका। चलिए आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। उदाहरण के लिए जैसे कि बताया, हमने आपको बता दिया। फिर बुद्धि लब्धि, अब ये देखिए आप, बुद्धि लब्धि से व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो ये जो वर्गीकरण है ये टर्मन का वर्गीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो 140 से अधिक बुद्धि है ये प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि होती है। 140 या उससे अधिक प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं, बुद्धि में आते हैं। और 120 से 150 अति श्रेष्ठ होते हैं, और 110 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि में आते हैं। 90 से 110 सामान्य बुद्धि में आते हैं, कई बार पूछा गया है ये। और 140 ये वाला पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उस पर हमने टिक किया है आपका। और 80 से 90 आते हैं मंद बुद्धि में, ये भी पूछा जाता है। 70 से 80 आते हैं आपके क्षीण बुद्धि में। ठीक है, और 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि, 50 से 70 अल्प बुद्धि,
20 या 25 से 50 मूर्ख बुद्धि और 20 या 25 से कम महामूर्ख। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, आपका क्वेश्चन या तो यहाँ से बनता है 140 या इससे ऊपर की बुद्धि किन बालकों की होती है, या तो आपकी आ जाती है 90 से 110 की बुद्धि किन बालकों की होती है, या तो 80 से 90 का पूछेगा, या तो आपका 20 से 25 का पूछेगा। इन चीज़ों को पूछता है। तो टेबल की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या आज हम इसकी PDF आपको डाल देंगे टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, हमें टेलीग्राम ID जो है, टेलीग्राम की लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो ये सारी क्या है, ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये टर्मन के हिसाब से है। और फिर बुद्धि का आगे भी चैप्टर आएगा, उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे कि किसके अनुसार कितना दिया गया है रेंज, ये सारी चीज़ों को जान लेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। हाँ, अब फिर देखते हैं बुद्धि परीक्षण के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो जैसा कि हमने बताया था, क्या होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, तो 16 अपान 10 गुणा 100, यही होगी ना। मानसिक आयु 16 साल है और वास्तविक आयु 10 साल है, तो कितना हो जाएगा उसका बुद्धि लब्धि, तो हो जाएगा ये 10 दहम 100 यानी कि 16 दहम 160। ये तो प्रतिभाशाली से भी प्रतिभाशाली आ जाएगा बालक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे हम देखते हैं इन चीज़ों को। तो देख लीजिए बुद्धि परीक्षण क्या है। तो बात करते हैं बुद्धि परीक्षण। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर किसी भी बनते हैं, याद रखिएगा। बुद्धि परीक्षण किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए हैं। इनको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण को दो भागों में विभाजित किया जाता है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल मान सकते हैं इसको, बालकों की इंडिविजुअल बुद्धि, और सामूहिक यानी कि ग्रुप में जब बुद्धि परीक्षण करते हैं तो वो सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति का किया जाता है। इसका आरंभ विनय ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ किसने किया था? विनय ने किया था। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ विनय ने किया था और वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में एक समय पर एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। फिर हम बात करेंगे आगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। तो यह परीक्षण जो है एक समय में अनेक व्यक्तियों की जाती है। ठीक है, समूह में की जाती है। इसका प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। अगर पूछा जाए कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। कारण यह था कि सरकार मनुष्यों पर मानसिक योग्यताओं के अनुसार उसकी सेना में सैनिक अफसर व कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्ति करना चाहती थी। इन नियुक्ति करने के लिए उन्होंने क्या किया था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है ये दो प्रकार के होते हैं, भाषात्मक और क्रियात्मक, यानी वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं भाषात्मक किसे कहते हैं। तो भाषात्मक बुद्धि परीक्षण हम किसे कहेंगे? वर्बल टेस्ट को। इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। वर्बल में क्या होता है? भाषा का प्रयोग किया जाता है और अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है, उसे प्रश्नों के उत्तर लिखकर गोला बनाकर, गुणा बनाकर और रेखांकित करने को दे देते हैं। ठीक है, देने होते हैं। और इस परीक्षा में क्या देखते हैं हम कि इस परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अंकगणित के प्रश्न, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, समानार्थी या विलोम शब्द और बेतरतीब शब्दों को तरतीब में, यानी कि जो इधर उधर शब्द दे देंगे उसके बाद उससे लाइन से लिखना रहता है सीक्वेंस में। तो ये होता है भाषात्मक। अब हम आगे देखते हैं क्रियात्मक क्या होता है, यानी नॉन वर्बल के बारे में बात करेंगे। तो नॉन वर्बल के बारे में बात करेंगे तो इन परीक्षणों का प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिन्हें भाषा का कम ज्ञान होता है, यानी कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उनके लिए क्रियात्मक परीक्षण होता है। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का प्रयोग लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वर्बल है यानी भाषिक बुद्धि है, यहाँ पर क्या होता है? अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। और जो आपका नॉन वर्बल है यहाँ पर मूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का है, इसमें इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। और आगे देखते हैं वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। और क्या है? परीक्षार्थियों को समस्यापूर्ण कार्य दिए जाते हैं, जैसे चित्र, बिखरे हुए चित्र दे देते हैं, उनके टुकड़ों को क्रम में लगाकर चित्र को पूरा करना, किसी दिए हुए चित्र में असंभव बात बताना। ठीक है, और तिकोनी, चौकोर, गोल वस्तुओं को देखकर आकृति पूरी करना, भूल भुलैया से होकर बाहर जाने का मार्ग, यानी कह सकते हैं एक हिसाब से पजल के बारे में, पजल कह सकते हैं कि चित्र दे दिया जाता है, चित्रों को लगाना, चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना,
और एक आकार की चीज़ें एक जगह रखना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हमने देख लिया आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में। अब हम क्या देखते हैं, इन सभी परीक्षणों का प्रयोग अधिकतर क्या देखते हैं, इन सभी परीक्षणों का प्रयोग अधिकतर प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों द्वारा ही किया जाता है, यानी कि जो भी मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षित नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम है, इन्हें ध्यान से देखिएगा और ये एग्जाम में आपके 100% बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख लीजिए आप, ठीक है। तो वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण, ठीक है, वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण कौन कौन से होते हैं, बिने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। याद रखिएगा, सारी चीज़ों के बारे में ध्यान से सुनिएगा कि वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण कौन कौन से होते हैं, बिने साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण होता है, बिने स्केल होता है। फिर वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण क्या होते हैं, वैयक्तिक भाषात्मक हमने देखा, फिर वैयक्तिक हम क्रियात्मक देखते हैं। तो ये पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और वेसलर वैल्यू टेस्ट, ये दोनों किस में आते हैं, वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण में। फिर देखते हैं सामूहिक भाषात्मक परीक्षण में कौन कौन से आते हैं, आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, ये दो टेस्ट सामूहिक भाषात्मक के अंतर्गत आते हैं। फिर सामूहिक क्रियात्मक की बात करें तो इसमें आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट आते हैं। आर्मी अल्फा भाषात्मक में आएगा और आर्मी बीटा क्रियात्मक में आएगा। तो ये सारे आपको चीज़ें याद रखनी हैं, ठीक है। तो ये PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आज ही, तो देख लीजिएगा आप, और धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करा देंगे आपको। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या पूछ रहे हैं, बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता क्या होती है। तो हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या होती है। विभिन्न आयु वर्ग के लिए निर्मित परीक्षणों के माध्यम से हम बालक की बुद्धि का पता लगाकर उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इसी कारण से बुद्धि परीक्षण शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं, ठीक है। बुद्धि परीक्षण जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन गए, तो इससे ये पता चल जाता है कि बालक को किस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है, सर्वोत्तम बालक के चुनाव में, पिछड़े बालक के चुनाव में, अपराधी व समस्यात्मक बालकों को सुधार करने में, बालकों का वर्गीकरण करने में, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान करने में, बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करवाने में, बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान करने में, बालकों की भावी सफलता का ज्ञान करने में, अपव्यय का निवारण में और राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान करने में। आगे देखते हैं क्या है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी बुद्धि के बारे में। देखिए पुनरावृत्ति बिंदु कुछ दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। दोबारा से इन्होंने कहा है जन्म से 3 माह तक शिशु क्या होता है, अपने केवल हाथ पैर चलाता है, ये आपका दोबारा से रिकॉल हो रहा है। 10वें माह से 1 वर्ष तक बालक जो है अनुकरण करने लगता है। 5वें वर्ष में शिशु हल्की भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है। बाल्यावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ती है। बाल्यावस्था में खेल और उनकी दिनचर्या का अंग बन जाता है। किशोरावस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ता है। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, क्योंकि न तो वह यहाँ पर बच्चा होता है, ना ही वयस्क होता है, ये बीच में होता है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है और बुद्धि परीक्षण को हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है, इसकी बुद्धि परीक्षण की हमारे जीवन में उपयोगिता है। आगे हम देखते हैं क्या है। देखिए आगे आपका खत्म हो गया है और आगे आपका क्या है, संज्ञानात्मक विकास। तो इसे हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जो चीज़ें हम इकट्ठे हमें कवर करने वाली होंगी वो हम इकट्ठे कवर कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये हम केवल बुक रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, बुक रीडिंग कर रहे हैं। तो और जो यहाँ पे चीज़ें हमारी बेसिक कंप्लीट होंगी, अच्छे से कंप्लीट होंगी, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, लेकिन हम आपको टॉपिक वाइज भी बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए और इसी के साथ ही वीडियो हम खत्म कर देते हैं और हमारे चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपका DTSB के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, नोटिफिकेशन आने ही वाला है। यूपी टेट में भी ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। और यूपी टेट के बाद सुपर टेट भी आ जाएगा, ये उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। रीट भी आपका आने वाला है। तो सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज ये चल रही है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये इंपॉर्टेंट है भी चीज़ें, क्योंकि ये बेसिक, एकदम बेसिक आप यहाँ से समझ रहे हैं। ये जो चीज़ें आपको वैसे मिलती भी नहीं है, बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलेंगी, जो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी और यहीं से क्वेश्चन उठा के आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास समय बचेगा तो NIOS का हम DLED की भी बुक, NIOS DLED की भी बुक आपको कराएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा, साथ बना रहेगा, तो सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।